डब्ल्यूएचओ के अनुसार यौन स्वास्थ्य यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्यक्तियों, कपल्स और परिवारों के संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास के लिए और समुदाय और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोगों का इस मामले में जागरूक होना और हमारे समाज को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से सिर्फ न बचा सकता है, बाकी काफी हद तक उसे कम भी कर सकता है। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित फैसले ले सके। एक हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस डे सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज से जुड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। हमारा उद्देश्य है कि इसके जरिए हम समाज के और हर आयु वर्ग यानी हर एक एज ग्रुप में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूकता पैदा कर सके, ताकि लोग खुल के बात कर सके, अपनी परेशानियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है एक्सपर्ट डॉक्टर निकुल पटेल। डॉक्टर निकुल पटेल एक फाउंडर और चीफ आयुर्वेदा कंसल्टेंट है अथर्व आयुर्वेद क्लिनिक और पंचकर्मा सेंटर, जिसकी स्थापना सन 2000 में अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। ही हैज 20 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और उन्होंने करीब 50 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं आयुर्वेदा पे। उन्होंने 50 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं अलग अलग पॉपुलर न्यूज़पेपर्स में और हेल्थ केयर मैगजीन्स में। उन्होंने कई टॉक शोज में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे ऑल आयुर्वेदा विद ऑल इंडिया रेडियो। उनकी जो स्पेशलिटीज हैं वो है पुनर्सवन संस्कार, सुवर्ण प्रशन संस्कार, इनफर्टिलिटी, गेट मेल चाइल्ड ट्रीटमेंट, गर्भ संस्कार और सेक्सुअल गाइडेंस। हेलो डॉक्टर निखिल, I am Smita Kumar and I welcome you to MediCircle. Thank you, Smita. So डॉक्टर पटेल, एक व्यक्ति को सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो यहाँ आपने दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं, एक सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये दोनों अलग अलग है। हम पहले मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैरिज लाइफ स्टार्ट होती है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके साथ ही आता है। और यहाँ मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। देखो, एक स्वस्थ समाज के लिए आयुर्वेद और हमारे जो एंशिएंट इंडियन जो कल्चर्स है वहां पर वो है कि स्त्री बीज और पुरुष बीज का शुद्ध होना और स्वस्थ होना, तो रिप्रोडक्शन में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर मेल साइड देखें तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है रिप्रोडक्शन में वो स्पर्म है। तो आजकल स्पर्म जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसका मोर्टेलिटी है, टोटल काउंट है, स्पर्म काउंट है, ये सारी चीज सही होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, मोर बेटर देन होनी चाहिए। तो उसके कारण जो कंसेप्शन होता है वो बच्चा हेल्दी होता है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। तो ये अगर हेल्थ के इश्यू में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यू में मेल साइड देखते हैं तो वो चीज अभी हमारे यहाँ बहुत ही धीरे धीरे करता डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो शुक्र धातु है वो शुक्र धातु पुष्ट करने के लिए जो डाइट चाहिए, जो वहाँ घी है, दूध है, मक्खन है, ये सारी बातें निकल कर जंक फूड पे चली गई है। अभी हम जो जंक फूड खाएंगे वहां से शुक्र धातु कैसे बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले के जमाने में थे एंशिएंट इंडियन जो कल्चर था, वहां पर विंटर आता है तो अलग अलग टाइप्स के फूड्स, जिसके कारण उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी बने, शुक्र धातु पुष्ट बने, जो शरीर में शक्ति, और उनका यही सेक्सुअल लाइफ में भी वो इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो ये सारी चीज अभी चली गई है। अभी हमारा आ गया जंक फूड, ये सब सब खान पीने ऐसा हो गया, तो वो हमारी ये कमी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर एक जो कपल है उनको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, पर्टिकुलरली मेल साइड एक बार देखे तो कंसेप्शन से पहले ये सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करवाकर अगर उनका स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी को बेटरमेंट करते हैं, आयुर्वेद मेडिकेशन के साथ और डाइट के साथ बेटरमेंट करते हैं, तो उनका कंसेप्शन के टाइम पे जो स्पर्म जिससे कंसीव होता है वो बहुत ही क्वालिटेटिव होता है, और आने वाला जो बच्चा है वो हेल्दी बनता है। तो स्वस्थ समाज अगर हमको रखना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी अभी फीमेल साइड देखते हैं, तो फीमेल साइड यही चीज है कि एक्सरसाइज या फिर रात को देर तक जागना, दिन लेट उठना, उनका जो स्ट्रेस है, जॉब वर्किंग वुमन है, तो ये सारी चीजों को मिलाकर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ रहा है कि उनका हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस के कारण
रिप्रोडक्शन में दिक्कतें आती है। लेट मैरिजेस है तो वो भी एक रीजन है, क्योंकि उनका जो फर्टाइल जो पीरियड है वो 20 से लेकर 25 तक का मैक्सिमम रहता है, तो उस टाइम पे तो अभी उनका कैरियर चल रहा है, तो 25 के बाद या 27-28 को मैरिज करते हैं और 3 साल तो हमको कंसीव नहीं करना, ये जाकर फिर वहां पर जो यूट्रस हेल्थ है, उनका जो हार्मोनल सेटअप है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बाद जब रिप्रोडक्शन के लिए सोचते हैं तो दिक्कतें बहुत आती है। हमको दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी क्या करें, तो उनकी जो जो चीज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेद ने बताया कि ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु, मतलब ऋतु है, जिस ऋतु में जो बोना है उस टाइम पे अगर बोते नहीं है तो फलता नहीं है। वैसे ही जिस एज में कंसीव होना चाहिए वो एज में होता नहीं तो तकलीफ होती है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा डाइट उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस इतना रहता है तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं, अर्ली आ जाते हैं। तो ये भी उसके साथ जुड़ा है, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए हम कभी सोचते ही नहीं है। हमको तो सिर्फ गोल कैरियर ओरिएंटेड रहते हैं, तो ये करना है, ये करना है। हमारा जो एम्बिशियसनेस है उसका थोड़ा पार्ट अगर हम हमारे खुद के लिए, निजी जीवन के लिए अगर लगाते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरी जो है, हम अभी टीन एज में जो दिखा जाता है, पर्टिकुलर फीमेल के लिए बोलते हैं, तो फ्री सेक्स, मतलब बैचलर लाइफ में सभी यौन प्रवृत्तियां उनकी शुरू होती है, तो उस टाइम पे फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी पिल्स, ये अनलिमिटेड यूज जो होता है, तो उनके कारण पूरा जो हार्मोन जो नेचुरल होने चाहिए वो सारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे पूरा इफेक्ट आता है, पूरा बॉडी उनका बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा संयमित जीवन अगर रहता है, थोड़ा उसके लिए केयर लेते हैं, या मैं तो आगे जाके ऐसा बोलता हूँ कि उनको समझना भी चाहिए कि ये आगे, लेकिन अभी हम ये बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि जब फिर उसके बाद जब ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं तभी उनको ध्यान में आता है कि अगर ये हमने नहीं किया होता, उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखा होता तो अच्छा है। तो ये सारी चीज को लेकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अभी ये कॉज फैक्टर है। अभी इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि वहां पर उनको डॉक्टर की हेल्प लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खुद अपने लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपने आगे वाले आने वाले कल को अगर समझते हैं और ये समझकर उसमें थोड़ा बहुत भी हम कुछ कर सकते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अभी दूसरा उसमें पॉइंट है सेक्सुअल हेल्थ। तो सेक्सुअल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने सेम चीज जो बताई कि मेल सेक्सुअल और फीमेल सेक्सुअल रहता है, यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट है। तो वो एज रिलेटेड है। एक तो है कि जो बैचलर्स है, फिर जस्ट मैरिड लाइफ के शुरुआत के काल में है, मिड लाइफ है उनकी, जैसे मिड एज में आता है कि 35 टू 40, मैरिज के 7-8 साल हो गए, उसके बाद का एक कॉम्प्लिकेशन है, और लेटर एज। तो ये सभी में यहाँ पर मेल साइड को अगर हम देखते हैं तो सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करना, अच्छा रखना, और अच्छी अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसमें सुख और आनंद, ये दोनों को मिलाकर अगर रखना है तो उनको सेक्सुअल स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। तो अति विवाह एक रीजन बताया है आयुर्वेद में, मतलब फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल जो है, तो वहां पर एक तो बैचलर लाइफ में मास्टरबेशन की जो हैबिट है उनके कारण उनका सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट रहता है, और दूसरी चीज है कि हमारा जो आज का जो कैरियर ओरिएंटेड जॉब है, स्ट्रेसफुल जॉब है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, मतलब पूरा अभी ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो वहां से लेकर उनका कंसंट्रेशन घर में आकर वाइफ के साथ अगर रहते हैं तो उस टाइम पे उनका कंसंट्रेशन अपनी सेक्सुअल लाइफ में रहता ही नहीं है। तो उसके कारण उनका जो इफेक्ट आता है सेक्सुअल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में, हर एक जगह पर। तो फिर वो परफॉर्म नहीं होने का जो स्ट्रेस होता है वही, मतलब ये क्या है, चक्कर है ऐसा। तो इसमें एक बार घुस गए तो बाहर नहीं निकल पाते। तो उस टाइम पे हमारा जो लाइफ है ना उसका बैलेंस करना पड़ता है। अगर वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो नौकरी के टाइम पे, मतलब मैं हर बार हमेशा हमारे पेशेंट को बोलता हूँ कि घर में ऑफिस मत लाओ और ऑफिस में घर मत लाओ।
ऑफिस में जाओ तो ऑफिस का काम करो, घर पे जाओ तो घर का काम, घर बस, वहां पर ऑफिस नहीं आना चाहिए। और बेडरूम में तो फोन अलाउ ही नहीं है। अगर ये हम कर पाते हैं तो हम हमारी सेक्सुअल लाइफ को मानसिक तौर से मेंटेन कर सकते हैं। हमारे अंदर से अगर टेंशन रहेगा तो परफॉर्मेंस कैसे आएगा? तो ये मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच का जो सेक्सुअल जो रिलेशन है, वो सेक्सुअल रिलेशन नॉट ओनली फिजिकल, वो दिल से है, दिमाग से है और शरीर से है। तो जब तक वहां पर एक्साइटमेंट नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है, इंटीमेशन नहीं होता है, तो वो जब तक नहीं होता है तो पूरा बॉडी का फ्लो जो है सर से लेकर पांव तक वो एक जगह कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। यही चीज फीमेल में भी है, सेम टू सेम। अगर वो भी उतनी इन्वॉल्व नहीं है तो ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होते तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। कंसेप्शन जो है उसका भी यही एक रीजन है। तो जो कपल्स है वो पूरा पूरा खुलकर एक, मतलब ऐसा होता है ना, दो जिस्म एक जान है, हम ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों जिस्म एक हो जाने चाहिए। एक रूपता जब तक नहीं आती है तब तक सेक्सुअल लाइफ का कोई मतलब नहीं रहता है, पर्टिकुलरली जब हम मैरिज लाइफ के लिए बोलते हैं तो, और उसका वो भी नहीं रहता है। दूसरी चीज है कि यही हमारे लग्न जीवन के साथ जो मैरिज लाइफ है उसमें हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रखने के लिए, जोड़ने के लिए, एक दूसरे के प्रति एक सम्मान, एक दूसरे के प्रति एक प्यार, ये सारी चीज को अगर हम एक्सप्रेस करना है तो किस प्रकार से करेंगे? तो यही चीज एक मतलब ये उत्कंठा होती है प्यार की, तो वो जाकर एक्सट्रीमिटी कहां पर आती है? तो एक्सट्रीमिटी आती है तो वहां पर वो कन्वर्ट होता है सेक्सुअल लाइफ के साथ। तो ये दाम्पत्य नहीं तो क्या होता है, प्यार नहीं है, खिंचाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो वासना ही रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो यही बात है कि हमारी सेक्सुअल लाइफ को अगर हम मेंटेन करना है, उसको अच्छी रखना है, बेटरमेंट उसमें करना है, तो वहां पर क्वांटिटी इफेक्ट नहीं करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ सेक्सुअल रिलेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें सोचना चाहिए, उसके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में बैठकर सोचना चाहिए। और जो मैंने पहले जो शुक्राणु के लिए बोला था, वही चीज यहाँ पर आती है कि जो इस प्रकार के वाजीकरण जो औषध है या फिर उस प्रकार के जो डाइट है जो पर्टिकुलरली हमारे इंडियन कल्चर में विंटर में जो बनते हैं, वो सेक्सुअल स्टेमिना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों को साथ में लेकर मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो ये बात है कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन अभी शॉर्ट में इतनी ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर पटेल, भारत में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बातें करना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको पता होगा जैसे कि ज्यादातर युवाओं को इस संबंध में आधी अधूरी जानकारी आपको मिलती है। इस बारे में वो अपने माता पिता से भी खुल के बात नहीं कर पाते और इनफैक्ट माता पिता भी अपने बच्चों को खुलकर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नहीं बता पाते। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो ये कम्युनिकेशन गैप है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? देखो, ये भी प्रॉब्लम हमारे कल्चर में था ही नहीं। अब एंशिएंट इंडिया के टाइम पे अगर हम जाएंगे तो 25 साल तक का जो बच्चा है वो गुरुकुल में रहता है, तो गुरु के पास रहता था। बिल्कुल। और वहां पर सारी एजुकेशन के साथ अलग अलग कलाओं का भी उनको एजुकेशन रहता था, वहां पर काम कला भी एक पार्ट था उसमें। तो ना ओनली मेल और फीमेल, मतलब लड़की लड़का दोनों को उनके सिलेबस में ही ये काम सूत्र का उनका था सब्जेक्ट। तो उसके कारण क्या था कि उनको फादर से बात करने का था ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो एंशिएंट कल्चर है वहां पर होता है कि बाप को, मतलब पिता और माता दोनों को, अगर उनकी बेटी या बेटा 16 साल का होता है तो उसके बाद माँ बाप का उनका रोल नहीं रहता है, वहां पर फ्रेंड्स बनने चाहिए। अगर हम फ्रेंडशिप करते हैं तो कुछ बातें रहती, लेकिन हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसमें कभी ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि ये इसकी जरूरत थी ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं होता है, होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि एक संस्कार है, एक हमारी सभ्यता है। लेकिन उसका सॉल्यूशन था, अभी सॉल्यूशन निकल गया है, तभी यहाँ जरूरत पड़ती थी। तो हमारे यहाँ अभी अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा जो काम सूत्र है, जो हमारा काम कला का जो रिसोर्सेज है, वो गूगल है।
तो गूगल में तो कितना ही मतलब इतना आता है कि उसमें वो अगर अच्छा खासा मतलब मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, उनसे बात करता हूँ तो पूरा हेल्दी होता है, उसको बोलता हूँ ये तू दिमाग से निकाल, तू फिट एंड फाइन है, शादी कर ले। हर वीक में एक लड़का आता है कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे डर लग रहा है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मुझे शादी नहीं करना है, घर से फोर्स करता है। मैं उनको बैठता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, देखता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तू छोड़, मैं बैठा हूँ, जा शादी कर ले, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं बैठा हूँ। तो यही चीज है कि उनको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। सही मार्गदर्शन के लिए सही बातों उनके पास पहुंचनी चाहिए। तो आपने ये जो प्लेटफॉर्म अभी ये शुरू किया है, वो भी एक पार्ट है उसका, कि उसके कारण वो भी अच्छा मतलब इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि यही चीज है इंटरनेट से, वो दोस्तों से बात नहीं करता है, कभी नहीं करते। इस बारे में बात भी करेंगे तो गलत फहमियां उनको रहती है जो डॉक्टर पटेल, आज भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडी पब्लिक हेल्थ के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि जागरूकता यानी अवेयरनेस ही इस समस्या का समाधान है। आपके विचार से एसटीडी की रोकथाम के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि युवा वर्ग से लेकर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे उन्हें कल को एसटीडी या ऐसा खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। सो इससे कैसे बचा जाए? देखो, ये बात आपकी एकदम सही है कि अवेयरनेस ही उनका सॉल्यूशन है, लेकिन अवेयरनेस को किस फॉर्म में हमको ले जाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अ, सबसे पहली बात है कि मैं अगर छोटा था ना, तब से लेकर आज तक मैंने एडवर्टाइजिंग देखी है, टीवी पे देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, होर्डिंग्स देखे हैं। तो ये अवेयरनेस हमारा कंटिन्यूअस चालू है, सरकार की ओर से चालू है, पूरे दुनिया से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आती है, तो मैं एक बार एक गांव में गया था, तो जिनके घर में वहां बैठा था, तो बाहर बोर्ड लगा था कि भाई 2 बच्चों के बीच में 2 साल का गैप रखो और 2 बस, इतना वो होल्ड वहां पर एडवर्टाइज लिखा था, और उसके घर 11 बच्चे थे, 1-1 साल के गैप पे थे। तो फिर मैंने बोला ये लिखा है और ये है, तो दोनों दोनों हमारा बस ऐसा ही है। हम अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, और जो हो रहा है वो यही हो रहा है, लेकिन उसका रीजन यही था कि वो उसको मालूम ही नहीं था कि क्या लिखा है और इसका मीनिंग क्या है, ओके। और उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा। अच्छा। तो एसटीडीज जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्री सेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे जो आचार्य, उन्होंने संयमित जीवन और गृहस्थ जीवन को साथ में जोड़ा था। अभी देखो क्या है कि जो मैरिज की जो एज है, जहां पर सेक्स हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, तो उसके पास अगर सेक्सुअल पार्टनर के तौर पर अगर हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो वो बाहर से उसका रहेगा, वो रहता है। तो सिंपल बात है कि कहीं ना कहीं वहां एसटीडीज तो होने वाला है। दूसरी चीज है कि सेक्सुअल जो रिलेशन है, उस टाइम पे जो एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट में कॉन्डम जो है वो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन कॉन्डम यूज करना वो उनको पसंद नहीं है, तो उसके कारण फिर एसटीडीज चलते हैं। तीसरी बात है कि जिनको होता है, जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, उनको मालूम ही नहीं है कि ये हुआ है। अगर मालूम है भी तो वो दवाई लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर उनको ये लगता है कि मैं डॉक्टर, किस डॉक्टर के पास जाऊं, जी। और जाऊं तो कैसे जाऊं, यस। क्योंकि उसके पास उस टाइम पे पैसे नहीं होते और मदर फादर को बोल नहीं सकते हैं। तो यही सबसे मतलब जो हमारे प्लेटफॉर्म पर, मेरे वेबसाइट पर या फोन कॉल पे जो बच्चे हमको फोन करते हैं, जो टीनेजर्स जो फोन करके पूछते हैं कि मैं ये सब हुआ था, ये सब हुआ था, इससे होगा क्या, ये क्या प्रॉब्लम होगा, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, लेकिन वहां पर जाके पूरी ट्रीटमेंट करो। तो उनको यही मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, जाने में उनको दिक्कत है, घर पे पता चल गया कुछ हुआ तो ये सारी। लेकिन जो हमारे जो ऋषियों ने जो संयमित जीवन की बात की थी कि गृहस्थ जीवन अगर अर्ली शुरू होता है,
फिर चाहे उनका कैरियर ये सब रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो लेट मैरिजेस जो है, लेट मैरिजेस के साथ हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो वहां पर हमें भारतीय संस्कृति में ये चीज है। गृहस्थ जीवन का मतलब ही यही है कि आप डेडिकेटेड पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, ये भी हमारी जो ये मीडिया, सीरियल्स, मूवीज, ये सारी चीज मतलब यही चीज वो प्रमोट करती है। तो इसको तो हम रोक नहीं सके, कैसे रोक पाएंगे ये, लेकिन ये अगर जो कुछ रास्ता निकालना है तो उसको धर्म के साथ जोड़कर, संयमित जीवन के साथ जोड़कर, और गृहस्थ जीवन में जो पार्टनर है वहीं पर आप सेक्सुअल रिलेशन और सेक्सुअल एंजॉयमेंट का भरपूर आनंद ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीजों है वहां पर संयम बरतना चाहिए। ये जो सोशल मतलब यही था कि हमारी एक सोसाइटी में जो सामाजिक बंधन था वो रोकथाम करता था थोड़ी बहुत उसमें। लेकिन जैसे 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 हम ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सारी चीजों को खुलकर सभी संस्कृति को हमने स्वीकार किया, और वहां पर जो से खुल के सब रहा, तो वो जाकर हमारे एसटीडीज को जितना अवेयरनेस हमने किया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ वर्कर्स के से लेकर, और समाज के तौर से सभी जगह पर अगर ये इसकी अवेयरनेस होती है, उसका एक बंधन रहता है, उसके एक संयम का, और अगर ये कुछ भी होने के बाद भी अगर आपको सेक्सुअल इंटरेस्ट है और एंजॉयमेंट करना है, तो वहां पर आप कॉन्डोम का यूज करें, इतना अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातों को, ये सारी चीज कहाँ पर आती है, मुझे डायबिटीज है लेकिन मुझे मीठा खाना है, आप क्या कर लोगे, वहीं जाकर रुकती है। ये ऐसा ही है, सबको मालूम है कि इससे ये होगा, लेकिन उसको बोले जो भी हो, लेकिन ये कंडोम को यूज नहीं करना है, नहीं मजा आता है, क्या करेंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सभी तरीके से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेकर हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सब लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ हद तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 100% उसको सॉल्व करना संभव नहीं है जब तक आदमी को खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आत्मसंयम होना चाहिए। आत्मसंयम होना चाहिए। सो डॉक्टर निकोल, आपका हमारे शो पे आने का लिए और आपके विचार शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो ऑडियंस इस वीडियो को सुन रहे हैं, खासकर कि टीनेजर्स और यूथ, अपने रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में शायद अवेयर हो जाएंगे। खासकर जो पेरेंट्स इन वीडियो को सुन रहे हैं वो खुलकर अपने बच्चों से इनके बारे में बात कर सकेंगे, बिकॉज आगे जाकर के वही बच्चे बहुत बार भटक जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन जो उन्हें पेरेंट्स से मिलनी चाहिए, एक वैलिड सोर्स से मिलनी चाहिए, वो कहीं और से मिल रही होती है। सो आई थिंक हमें बात करनी चाहिए, जैसे कि हमारा ये सीरीज है उसका एक स्लोगन ही है कि आओ बात करें, बिकॉज वी नीड टू टॉक, हमें बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी को इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें किसको अप्रोच करना है, वो भी इस सीरीज के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि अगर जैसे हम डायबिटीज होता है तो हमें डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना है, वैसे ही अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बीमारियों से अगर हम जूझ रहे हैं तो हमें किन स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। रादर गूगल आप ऐसे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को अप्रोच करें जो आपके इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल अच्छे तरह से सॉल्व कर सके। सो वंस अगेन आपका शो पे आने का धन्यवाद, एंड आपके अपने इस क्लिनिक में और आप जिस तरह से भारत के युवाओं को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं सो दैट कि वो अपना सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक हो सके, या आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी।